हेलो। मुझे CGSI मेंस 2023 का लैंग्वेज का पेपर मिला। इस पेपर को आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके सही उत्तर जानेंगे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह होगा कि हम समझें कि किस तरह से विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं और हम किस तरह से इस भाषा के जो पेपर है उसको समझें और उस दिशा में अपना तैयारी को बढ़ाएं। तो हम पहले प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न कह रहा है अन्विति का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा गया है किसका? अन्विति का। तो अन्विति का संधि विच्छेद होता है अनु धन इति। अगला, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरों का हिंदी अर्थ बताइए। घिरी मिट्टी की मारना। घिरी मिट्टी की मारना का मतलब है जल्दीबाजी करना। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें पूजनीय अशुद्ध है, इसका सही होता है पूजनीय। इसमें या नहीं होता और या की जगह ये जो ज है वह पूरा होता है, इस तरह से पूजनीय। अब अगला हम देखें आधा तितर आधा बटेर का अर्थ। आधा तितर और आधा बटेर, तो यहाँ पे समझ आ रहा है ये एक अनमेल योग है। अगला, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई थी। इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हम देखते हैं मैथिल कोकिल की उपाधि किस कवि को दी गई है? मैथिल कोकिल की उपाधि विद्यापति को दी गई है। विद्यापति को उनके मैथिली भाषा में अलग अलग उनके रचनाओं के कारण विद्यापति जी को मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। अगला हम देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? एक समूह को दर्शाने का प्रयास करता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखें, पहला श्याम, ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को दर्शा रहे, तो ये नहीं होगा। रमा भी किसी का नाम है, एक पर्टिकुलर का, ये भी नहीं होगा। तुलसीदास भी सेम वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे जो लड़की है एक समूह को दर्शा रहे है ना, एक जाति को, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। अगला, हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है? हिंदी को भारोपीय भाषा परिवार में माना जाता है। अगला हम देखते हैं सुक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। सुक्ति का सही संधि विच्छेद होगा सुधन उक्ति। अगला है कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब अगला, संचारी भावों की संख्या मुख्यतः कितनी मानी गई है? संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है बोला जा रहा है? तो यहाँ पे रसाल जो है जल का पर्यायवाची नहीं है। रसाल किसे कहा जाता है? आम को।
बाकी अम्बु, सलील, वारी ये सब जल के पर्यायवाची हैं। ये रसाल जो है आम को कहा जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा रसाल। अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला बोला जा रहा है, अगला है प्रश्न है 13वां। 13वां प्रश्न बोला जा रहा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाक्य है। तो यह वाक्य कैसा वाक्य है? तो यह एक मिश्र वाक्य है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगला है, पीपर पात सरिस मंडोला में वाचक शब्द है। तो पीपर पात सरिस मंडोला में वाचक जो है सरिस होगा। अगला हम देखते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं? तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी है। तो सही वर्तनी है उज्ज्वल, जिसमें 2 आधा ज होता है वह सही होता है। अगला है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है रौद्र रस है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? रोला में 24 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द बताइए। अब उपसर्ग युक्त शब्द आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आगमन। ठीक है, इसमें आ जो है क्या है? उपसर्ग है। अब अगला है हमारा, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला है, पुष्प का पर्यायवाची है। तो पुष्प का पर्यायवाची है प्रसून। अगला 22वां हम देखते हैं, कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है। तो इसमें अशुद्धि कौन सी है? तो इसमें अशुद्धि जो है विशेषण संबंधी अशुद्धि है। कैसे? तो देखो यहाँ पे मधुरतम लिखा है। मधुरतम का मतलब भी होता है सबसे अधिक मधुर। अब इसमें जब हम मधुरतम लिखे हैं, तो इसमें एक अलग से सब से लिखने की ज़रूरत और एक अलग विशेषण लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इसी कारण ये है क्या है? विशेषण संबंधी अशुद्धि है। अब अगला हम देखते हैं, कोई कौन सा सर्वनाम है? तो कोई में देखो क्या है, एक अनिश्चित भाव आ रहा है, ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कवित्त। कवित्त जो है वर्णिक छंद है। बाकी सभी सोठा, दोहा और हरिगीतिका ये सब जो है मात्रिक छंद हैं। 24 प्रश्न हो गए। अब हम आगे 25वां में जाते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव अखरोट ही है। इसका तत्सम होता है अक्षोट।
तो यहाँ पे अखरोट जो है तद्भव शब्द है। अगला 26वां गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण स्वर संधि का उदाहरण है महेंद्र, महा, धनिंद्र, ये होता है। अब यहाँ पे आ की मात्रा है, आ धन ई, अब दोनों जुड़ के हो जा रहे हैं ए, तो यही क्या होता है, गुण संधि है। अगला वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? तो वर्षा न होती तो सूख जाती, ये क्या है, संकेत दे रहा है, तो ये संकेतवाचक वाक्य होगा। अगला है मुहावरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर किन वर्णों को कहा जाता है? या और व को अर्ध स्वर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो तुलसी की रचना देखते हैं, तो ये रामचंद्रिका जो है तुलसी जी की रचना नहीं है। इसके अलावा जो कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये तीनों तुलसी जी की रचनाएं हैं। अगला है पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो पेड़ से फल गिरा, तो देखो पेड़ से, अब यहाँ पे से है ना, से फल गिरा, तो से जो है किस में उपयोग होता है? अगर हम पढ़ के देखें तो कर्ता में ने होता है, कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म को करण से, करण भी आता है। परंतु जब किसी चीज़ से अलग होता है, जैसे पेड़ से फल गिर गया तो फल जो है पेड़ से अलग हो गया, तो इस चीज़ में हम अपादान कारक लेते हैं। अगला है 32वां धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांश को कहते हैं प्रत्यय, है ना, जिसके अंत में जोड़े उसको क्या कहेंगे? हम प्रत्यय कहेंगे। और सामने जोड़ते हैं शुरुआत में, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अगला है रीतिवाचक काव्य धारा के कवि हैं। रीतिवाचक काव्य धारा के कवि जो हैं केशवदास जी हैं। अगला है 33वां रीतिरात्म काव्यास, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो यह उक्ति जो है वामन जी की है। अगला 35वां हम देखते हैं, कौन सी रचना महाकाव्य है? रचना पूछा जा रहा है, तो साकेत रचना महाकाव्य है। तुलसीदास जी रचनाकार हैं। अगला है 36वां चरण कमल बंदौ हरिराई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदौ हरिराई पंक्ति में रूपक अलंकार है। अगला अभ्युदय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? अभ्युदय शब्द में अभि उपसर्ग है, अभि धन उदय, अभ्युदय, ठीक है। अगला हम देखते हैं 38वां हिंदी वर्णमाला में ड़ ध्वनि को कहा जाता है। इस ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इस ध्वनि को कहा जाता है पार्श्व, सॉरी इस शब्द को कहा जाता है उत्क्षिप्त, ये उत्क्षिप्त ध्वनि कहा जाता है। अगला है ध्यानमग्न शब्द में कौन सा
समास है। ध्यानमग्न शब्द में होगा अधिकरण तत्पुरुष। अगला हम देखते हैं छंद। छंद के संदर्भ में यति का अर्थ है, छंद के शब्द में यति का मतलब होता है विराम। अगला 41वां हम देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी ये है अनुगृहित। अगला सूर्य कौन सा शब्द है? तो सूर्य जो है तत्सम शब्द है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देशों की चर्चा की गई है? तो ये 351 है। 351 में हिंदी के विकास के लिए चर्चाएं की गई है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवित्री होगा। अगला 45वां देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? देवनागरी नहीं है बोला जा रहा है तो पंजाबी है। पंजाबी की लिपि जो है गुरुमुखी होती है। अगला है 46वां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्य प्रधान रचना कौन सी है? व्यंग्य प्रधान रचना है सरोज स्मृति। ऋतु का विलोम है, ऋतु का विलोम है वक्र। ऋजु। अगला है 48वां, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होंगे। अगला है निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का सही हिंदी अर्थ बताइए। कौन सा है मुहावरा? आकाश में गोड़ मड़ाना। तो आकाश में गोड़ मढ़ाना क्या होगा? अत्यधिक उत्साहित होना, कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो गया है, आकाश में आसमान में अपना पैर रख रहे है ना, इस तरह से बोला जा रहा है। तो अब अगला है उपन्यास राग दरबारी के लेखक हैं। तो राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में देखो 4 आ गया, जहाँ ऐसे ही आते हैं तो वहाँ पे कौन सा होता है? द्विगु समास। अगला है 52, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है राम कृष्ण, राम और कृष्ण। सार लेखन में मूल रचना का होता है 1/3। 1/3 सार लेखन का उसी को बोला जाता है जिसमें मूल जो रचना होती है उसका हम 1/3 करके लिखते हैं, उसे हम सार रचना कहते हैं। अगला 94 हम देखेंगे, 54 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द हैं। तो अव्यय जो है अविकारी शब्द होते हैं, याद रखिएगा। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जो लिंग से क्या होता है? प्रभावित नहीं होता है, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया है ना, उनसे उन शब्दों को में प्रभाव नहीं पड़ता, वो अव्यय अविकारी शब्द हैं। तो ये अव्यय जो है अविकारी शब्द होते हैं। अगला 55वां क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से विसर्ग संधि युक्त शब्द है। तो विसर्ग संधि किस में है? निर्जन में है। देखिए ये है नि, ये आ गया विसर्ग, धन जन, तो ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा 56वां, हिंदी वर्णमाला में नासिक की ध्वनियाँ होती है। तो नासिक की ध्वनियाँ होती है प्रत्येक वर्ग की पंचम ध्वनि नासिक की ध्वनि कहलाती है।
प्रत्येक वर्ग में कैसे, जैसे कि क, ख, ग, घ, अण। तो यही है, क वर्ग में कौन सा, 1 2 3 4 5, पाँचवा ये रहा, है ना। तो यही जो है क्या कहलाएगी, नासिक की ध्वनि कहलाती है। वो इसी तरह से सभी वर्ण में, सभी वर्ग में देख लें, इक्का वर्ग में हो गए। अब च वर्ग में देख लेते हैं, च, छ, ज, झ, अ, है ना। तो इस तरह ये सभी जो पांचवें है ना, प्रत्येक वर्ग की पंचम ध्वनि है, वो क्या है, नासिक की ध्वनि है। अगला है 57वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है। तो शब्दालंकार कौन सा है, यमक। यमक जो है शब्दालंकार है, और बाकी सभी उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक जो है ये भाव अलंकार है। अगला जो है 58 जो है, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। कपटी मित्र, आस्तीन का सांप। अगला 59वां, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला 60, अथ का विलोम है, अथ का हो जाएगा विलोम इति। अगला 61वां, बहुत देखे देना या ज़्यादा परेशान करना, बहुत दुख देना, बहुत दुख देना या ज़्यादा परेशान करने के लिए एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा। इसका छत्तीसगढ़ी मुहावरा होगा, छाती में दार देना, है ना, बहुत परेशान कर रहे। अगला है वाक्याम रसात्मक काव्याम, वह परिभाषा, यह परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा जो है यह विश्वनाथ द्वारा दी गई है ना। वाक्याम रसात्मक काव्याम, ये जो परिभाषा है ये विश्वनाथ द्वारा दी गई है। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का उपन्यास है। अब प्रेमचंद जी का उपन्यास देखना है तो ये कर्मभूमि प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अगला 64वां हम देखते हैं। अब यहाँ से अंग्रेजी आ गया। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द एप्रोप्रिएट वर्ब टेंस। वर्ब का टेंस जो है सही है, एप्रोप्रिएट उचित जो है वर्ब का टेंस यूज करना है। किस लिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, जो क्या बताए, एक्शन बताए, दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ स्पेसिफिक टाइम, किसी निश्चित समय में पूरा हो जाए और वो भी क्या हो, फ्यूचर में, है ना। तो ये देखिए, आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय टुमारो इवनिंग, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, बाय टुमारो इवनिंग, कल शाम तक, है ना। क्या कर लिया होंगे, एक्शन, कार्य क्या बताया जा रहा है, असाइनमेंट कंप्लीट करना, है ना, असाइनमेंट को फिनिश करना, ठीक। तो और ये फ्यूचर भी बता रहे हैं, विल हैव, है ना। तो आई विल हैव फिनिश्ड माय असाइनमेंट बाय टुमारो इवनिंग, मैं टुमारो इवनिंग तक क्या कर लिया होऊंगा, मेरे क्या है, असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया होऊंगा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अगला है, select the option that correctly fills in the blank with the appropriate article in the following sentence. He is an engineer but he also plays piano in his free time. तो देखिए अब क्या बोला जा रहा है ना, ये जो है इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर बट ही आल्सो प्लेज पियानो इन फ्री टाइम। अब यहाँ पे एक आर्टिकल डालना है, ए और एन नहीं होगा,
क्यों? एक पियानो बजाता है ये नहीं होगा, किसी स्पेसिफिक पियानो को बजा रहा होगा तो है ना, ये ही प्लेज द पियानो इन हिज फ्री टाइम, ये कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये उत्तर होगा सी, 65 का सी। और प्लेस के बाद द आता है ना, तो ही प्लेज दी पियानो होगा। अगला हम देखते हैं 66, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कर रहे हैं इन हिंदी, हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन इंग्लिश, जो गिवन सेंटेंस इंग्लिश में है उसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है सही से। तो क्या बोला जा रहा है? मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आर इन हिज फिंगर एंड्स, मतलब क्या बोला जा रहा है? उंगलियों की जो टिप है ना, उंगलियों में क्या है? मल्टीप्लिकेशन का टेबल उसे याद है, यह कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहाड़े तो उसे फरफर याद हैं, है ना। गुरण सालनी उसकी उंगलियों के सिरों पर है, ठीक है, गुड़न सालनी उसकी उंगलियों की नोक पर है। तो उसकी उंगलियों के नोक पर है, उसके उंगलियों के सिरों पर है, अगर हम भाव अनुवाद करेंगे तो इस तरह से नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो उसे पहाड़े जो है पूरी तरीके से याद है, यह होगा। मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है पहाड़ा होते हैं, है ना, तो उसे फरफर याद है, पूरी तरीके से याद है, यह कहने की कोशिश किया जा रहा है, उसके फिंगर टिप्स में है ना। तो ये होता है इसका भाव अनुवाद। अब अगला हम देखते हैं 67, select the option that correctly fills in the blanks with appropriate preposition in the following sentence। अब हमें प्रीपोजिशन डालना है। आई ऑलवेज प्रीफर कॉफ़ी टू टी। अब देखो यहाँ पे देन भी दिए हैं, लेकिन जब हम कोई भी प्रीफर चीज़ होता है ना, किसी चीज़ पे, है ना, किसी दूसरे वस्तु पे, किसी पहले वस्तु को हम प्रीफर करते हैं, ज़्यादा अच्छा मानते हैं, तो इस प्रीफर में हम टू का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ये टू। हालांकि तुलना किया जा रहा है, कॉफ़ी और टी में तुलना किया जा रहा है, तो तुलना कर रहे हैं ये सोच कर के देन नहीं लगाना है। हम लोग प्रीफर कर रहे हैं कॉफ़ी को टी के ऊपर, तो यहाँ पे टू हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट कंप्लीमेंट क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब कंप्लीमेंट क्लॉज से इस सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं। अब बोला जा रहा है द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने एडवाइस किया मुझे, डॉक्टर ने एडवाइस किया किस लिए? तो आई ईट बैलेंस डाइट फॉर द बेटर हेल्थ, नी टू ईट अ बैलेंस डाइट फॉर अ बेटर हेल्थ। अब पूरा पढ़ के देखते हैं सेंटेंस। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू ईट अ बैलेंस डाइट फॉर बेटर हेल्थ, ये सही है बी। अगला हम देखते हैं 69। 69 प्रश्न बोला जा रहा है व्हाट इज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन हिंदी। हिंदी में जो शब्द दिया गया है उसका करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन हमको देखना है। तो आपका अभिप्रेत स्वरूप मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। जो आपका अभिप्रेत स्वरूप से क्या है मतलब है? आपका प्रोपोजल। तो प्रोपोजल जो है मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा बोल रहे हैं, फ्यूचर में है। तो देखिए, तो यूअर इंटेंडेड प्रपोजल विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, ये सही हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला है व्हाट वुड बी एन एप्रोप्रिएट टॉपिक फॉर एन एसे ऑन इथिकल कंसिडरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इथिकल कंसिडरेशन को हमें रखना है, तो उसके लिए एक टॉपिक बताइए बोल रहे हैं, जो एक उचित टॉपिक हो ऐसे के लिए, हम उस पर ऐसे लिख रहे हैं। तो उचित टॉपिक क्या हो सकता है, पहला पढ़ के देखते हैं। ए, द राइज ऑफ ई कॉमर्स इन द डिजिटल एरिया। नहीं, हम इथिकल कंसिडरेशन देख रहे हैं एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो यहाँ पे ना तो कहीं पे एआई शब्द है, नहीं इथिकल शब्द है। सेकेंड, अगला है द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी नहीं होगा। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कोस्टल कम्युनिटीज़, ये भी नहीं होगा। द इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ये हो सकता है एक टॉपिक, है ना। इथिकल इम्प्लीकेशन क्या है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का, इस पे एक ऐसे का टॉपिक बन सकता है। और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी है। अगला, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट्स द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 71वां क्या बोला जा रहा है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, हमें बदलना है। डायरेक्ट स्पीच नीचे दिया हुआ है, देखिए। आई विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस, उस सी सैड, है ना, उसने क्या बोला, आई विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो इसी को अब इनडायरेक्ट में बोलना है। तो हम कैसे बोलेंगे, सी सैड दैट सी वुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, और सी सैड पहले आएगा। और ये जो कॉमा लगा है उसे हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, दैट का। तो क्या हो जाएगा पूरा, सी सैड दैट सी वुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ये सही उत्तर है। अब 72वां प्रश्न बोला जा रहा है, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस एप्रोप्रिएट वर्ब टेंस टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन। भविष्य के एक्शन को बताने के लिए एक वर्ब टेंस है ना, उचित वर्ब टेंस चुनना है। दैट विल डेफिनेटली टेक प्लेस, जो डेफिनेटली होने ही वाला है, रिगार्डलेस ऑफ एनी कंडीशन, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो वो हो के रहेगा, है ना, भविष्य में। तो उसके लिए एक वर्ब टेंस चुनना है। तो जैसे कि पहला पढ़ के देखते हैं, ए, आई मे विजिट माई रिलेटिव्स इन अमेरिका नेक्स्ट समर, मतलब अगले समर में अपने रिलेटिव्स से अमेरिका में मिलूँगा, ये बोला जा रहा है। देखिए अब मे का उपयोग किया गया है, मे नहीं बताते हैं ये क्या है डेफिनेट चीज़ों को, ठीक है। अगला जो है, आई एम विजिटिंग माई रिलेटिव्स इन अमेरिका नेक्स्ट समर, अगले गर्मी में मैं अपने रिलेटिव्स को मिलूँगा, ये भी कोई डेफिनेट चीज़ों को नहीं बता रहे हैं। अगला है, आई एम गोइंग टू विजिट माई रिलेटिव्स इन अमेरिका नेक्स्ट समर, ये सही है, ये डेफिनेट बता रहा है और एक उचित वर्ब फॉर्म है। क्या, कि मैं मिलने जाऊंगा अगले समर, है ना, अगले समर मेरे क्या है, अमेरिका में मेरे रिलेटिव्स से। तो आई एम गोइंग टू विजिट माई रिलेटिव्स इन अमेरिका नेक्स्ट समर, ये सही उत्तर है। अगला है, व्हाट इज द करेंट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश सेंटेंस इन हिंदी। तो है ना, करेक्ट ट्रांसलेशन बोला जा रहा है। तो शब्द ये वाक्य क्या है, देखिए, द रिसर्च फाइंडिंग्स वर पब्लिश्ड इन द प्रेस्टिजियस जर्नल। प्रेस्टिजियस जर्नल में क्या है, रिसर्च के जो में खोज हैं वो पब्लिश हुए हैं। तो पढ़ के देखते हैं कौन सा होगा इसका सही। शोध परिणाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुए, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द डॉटर रिजेंबल्स ब्लैंक हर मदर इन लुक्स।
तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा, कोई प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। द मदर रिजेंबल्स हर मदर इन लुक्स, वो लुक्स के मामले में अपनी मदर को रिजेंबल करती है, उसके समान दिखती है ना। तो द मदर रिजेंबल्स हर मदर इन लुक्स, यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। अगला है कंबाइन द फॉलोइंग टू सेंटेंस, यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया गया है। पहला है द बॉय फेल डाउन, दूसरा है द बॉय वाज रनिंग। इन दोनों को कंबाइन करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए द बॉय फेल डाउन है ना, वाइल ही वाज रनिंग, जब वह दौड़ रहा था उस समय वो गिर गया। तो ये सही उत्तर होगा, दोनों को जोड़ दिया गया है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, उसको इनडायरेक्ट में हमें बदलना है, ठीक। अब देखते हैं, आई एम गोइंग टू द स्टोर ही सेड, आई एम गोइंग टू द स्टोर। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द स्टोर, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 77वां, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंस। अब फिर से प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन से काफ़ी प्रश्न आ गए है ना। प्रीपोजिशन एप्रोप्रिएट उचित प्रीपोजिशन हमें चूज करना है। तो क्या सेंटेंस क्या बोला जा रहा है, ही थिंक्स दैट ही इज सुपरवाइजर है सुपीरियर, ही थिंक्स दैट ही इज सुपीरियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू होगा है ना। ही थिंक्स दैट ही इज सुपीरियर टू मी दो ही इज वेरी जूनियर टू मी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी, है ना। अगला, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन हिंदी। उसने तो अपने पूर्वजों की नाक कटा दी है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ही हैज़ ब्रॉड डिसक्रेडिट। नाक कटाना का मतलब क्या है, डिसक्रेडिट है ना, क्रेडिट खराब करना जो बोलते हैं ना, वही। तो ही हैज़ ब्रॉड, यहाँ पे भाव अनुवाद होता है ना, ठीक। तो ही हैज़ ब्रॉड डिसक्रेडिट टू फेयर नेम ऑफ हिज एंसेस्टर, ये सही हो जाएगा। अगला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब क्या बोला जा रहा है, देखिए ट्रेस पासर्स साल बी प्रोसिक्यूटेड, ये हो जाएगा साल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हो जाएगा 80, कंबाइन द फॉलोइंग टू सेंटेंस इनटू वन, फिर कॉम्बिनेशन का आ गया है ना। पहला प्रश्न, पहला शब्द वाक्य है, द रॉबर्स लूटेड द विलेज, चोरों ने है ना क्या किया, विलेज गांव को लूट लिया। द रॉबर्स लूटेड द विलेज। सेकेंड है, द पुलिस अराइव्ड। तो देखो क्या हो जाएगा, द रॉबर्स हैड लूटेड द विलेज व्हेन द पुलिस अराइव्ड। अब हैड क्या है, पहले लूट लिया गया है, उसके बाद पुलिस आई है ना। पुलिस आई और उससे पहले लूट लिया गया था, इसलिए द रॉबर्स हैड लूटेड द विलेज व्हेन द पुलिस अराइव्ड, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट इफ क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ क्लॉज यूज करना है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे इंडोर्स एंड वॉच मूवीज। अगर कल बारिश होती है तो हम घर के अंदर रहेंगे और
मूवी देखेंगे, ये बोला जा रहा है। अब पहले से यहाँ पे विल लगा है और लगाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। रैंड भी नहीं होगा, रैनिंग भी नहीं होगा, है ना। इफ़ इट रेन्स मतलब अगर कल बारिश होती है, ये बोला जा रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट मॉडल वर्ब चुनना है, तो क्या हो जाएगा 82 का सी। ब्लैंक स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, तो सी कैन स्पीक 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली, ये सही मॉडल वर्ब है। अगला है 83, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट मेन क्लॉज। मेन क्लॉज चुनना है। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अगर मैंने अच्छे से मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं एग्ज़ाम को पास कर गया होता, है ना। ये वुड इसीलिए पास कर गया होता, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये सही है। इफ़ आई हैड, क्योंकि ये भूतकाल में है, तो इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, ये इसका सही उत्तर है। अगला है 84, What is the most appropriate and correct English translation of the following sentence given in हिंदी। आपकी यहाँ दाल नहीं गलेगी, भाव अनुवाद करना है, भाव अनुवाद होता है ना, ये देखिएगा। जरूरी नहीं है दाल है तो वहाँ पे लेंटिल्स लिखा हो अंग्रेजी में, ठीक है। दाल नहीं गलेगी का मतलब क्या है, आपका स्मूथ कार्य नहीं होगा, है ना। तो ये हो जाएगा, यू विल नॉट हैव अ स्मूथ सेलिंग हियर, ठीक है। सेलिंग का मतलब क्या है, नाव को जो चलाते हैं ना, चक्री लेके डंडा जो होता है, उसका मतलब होता है सेलिंग। तो उसी का भाव अनुवाद है ये। हिंदी में दाल नहीं गलना जो बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्मूथ सेलिंग। तो यू विल नॉट हैव अ स्मूथ सेलिंग हियर, ये बोला जा रहा है। अगला है सेलेक्ट द ओपिनियन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। फिर आ गया प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी इज गुड ब्लैंक प्लेइंग द पियानो, तो किस में बेहतर है वो, पियानो प्लेइंग में, तो सी इज गुड एट प्लेइंग पियानो, ये सही होगा। 8 का उपयोग किया जाता है। अगला है 86, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। एक पैसिव से एक्टिव का भी आ गया, देखिए पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। द बुक वाज रिटेन बाय अ फेमस ऑथर, है ना, ये बोला जा रहा है। तो इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। यहाँ पे द बुक वाज रिटेन बाय अ फेमस ऑथर, एक फेमस ऑथर द्वारा लिखा गया है। ये पैसिव वॉइस है, इसको डायरेक्ट वॉइस में बदलना है, तो ये क्या हो जाएगा, अ फेमस ऑथर रोट अ बुक। अगला है 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल टॉपिक फॉर एन एसे ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी। एक एसे का एक टॉपिक सुझाना है जो सोशल मीडिया की इम्पैक्ट जो पड़ रहे उसको आधार मानते हुए। तो इसको जब हम पढ़ के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, द राइज ऑफ सोशल मीडिया एजेंसीज एंड इन्फ्लुएंस एंड देयर इम्पैक्ट। देखो है ना, ये वर्ड समझ में आ रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये सही उत्तर होगा इसका। अगला है 86 में देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए बोला जा रहा है।
तो देखिए द कंपनी प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, ये बोला जा रहा है। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये क्या होगा 88 का हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी, ये हो जाएगा। अगला है 89th, इफ़ यू आर राइटिंग एन एसे, आप ऐसे लिख रहे हैं बोला जा रहा है। टॉपिक क्या है, साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस, साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स यू थिंक यू विल नॉट फाइंड रिलीवेंट टू इंक्लूड इन द डिस्कशन, है ना। उचित आपको नहीं लगेगा, ये चारों को आप पढ़ के देखेंगे कि आपके ऐसे में आप उन्हें इंक्लूड करें। और ऐसे का टॉपिक क्या है, साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस, है ना, विज्ञान और मनुष्य की खुशी, है ना। इससे क्या होगा देखते हैं। पहला क्या बोला जा रहा है, रोल ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड आल्सो ब्रेक थ्रू इन मेडिसिन टेक्नोलॉजी रिसर्च दैट हैव इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ आ रहा है। एंड प्रोवाइडेड सॉल्यूशन टू सोशल चेंज, सोशल चेंज के लिए सॉल्यूशंस बता रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बता रहे हैं, है ना। मेडिसिन्स और टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू हुआ बोल रहा है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई नया, है ना, बदलाव, ठीक है। एडवांसमेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट, ये सब। इसमें हैप्पीनेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। अगला हम देखते हैं बोला गया हो कुछ, इम्पैक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ थ्रू मेडिकल एडवांसमेंट सच एज वैक्सीनेशन, डिसीज इराडिकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड प्रोमोटिंग हेल्दी सोसाइटी, हेल्दियर सोसाइटी भी बोला जा रहा है। और एडवांसमेंट हुआ है किस में, वैक्सीन में, डिसीज इराडिकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट में। अब डायरेक्टरी रूप से यहाँ भी कोई, है ना, ह्यूमन हैप्पीनेस के बारे में नहीं बोला है। अगला हम देखते हैं क्या दिया गया हो। तो द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड इंडिविजुअल सब्जेक्टिव हैप्पीनेस which is complex, multi-faceted and influenced by various other factors beyond scientific progress बोल रहा है ना, such as personal circumstances, value and social contexts। अब देखो हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, आपको ये जो शब्द दिए गए हैं साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस, इसमें किसे आप कंसीडर नहीं करेंगे बोला जा रहा है। तो देखो रोल ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट में ब्रेक थ्रू हुआ, मेडिसिन टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, इन्हेंस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ में बढ़ोतरी हुई, सॉल्यूशंस टू सोशल चेंज दिया गया है। तो ये एक हैप्पीनेस का पैरामीटर है, तो ये सही होगा और ये साइंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगला बोला गया फिजिकल हेल्थ में सुधार हुआ, मेडिकल में क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ, वैक्सीनेशन में एडवांसमेंट हुआ, डिसीज़ में इराडिकेशन हुआ, डिसीज ख़त्म हुए, है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट में बढ़ोतरी हुई, और जिसने क्या हुआ, हेल्दियर सोसाइटी को प्रमोट किया। ये भी हैप्पीनेस को दिखा रहे हैं। लेकिन अगला जो देखेंगे वो क्या बोल रहा है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कोई अस्तित्व ही नहीं है किसका, डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड इंडिविजुअल सब्जेक्टिव हैप्पीनेस, मतलब कि ये साइंटिफिक प्रोग्रेस के बढ़ने से इंडिविजुअल किसी व्यक्तिगत के खुशी में बढ़ोतरी नहीं होती, इसका कोई डायरेक्ट क्या बोलते हैं एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, ये बोला जा रहा है। तो ये शब्द को हम नहीं रखेंगे अपने ऐसे में, क्योंकि साइंस एंड हैप्पीनेस ही हमारा क्या है, टॉपिक है ऐसे का। तो ये जो है गलत हो जाएगा और इसी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा क्या, सी। अगला हम देखते हैं 90 में क्या बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेटिव
रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज देखिए, मेन क्लॉज आया था, अब रिलेटिव क्लॉज भी आ गया है ना। इन द फॉलोइंग सेंटेंस द टीचर, अब द टीचर ब्लैंक वाज वेरी नॉलेजेबल। तो द टीचर हुम वी मेट, जिसे हम मिले, द टीचर हुम वी मेट एट द कॉन्फ्रेंस, कहाँ कॉन्फ्रेंस में हमने जिस टीचर से मुलाकात की, वाज वेरी नॉलेजेबल, ये सही उत्तर है इसका, है ना। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। डॉली लेफ्ट स्कूल, डॉली लेफ्ट स्कूल डॉली लेफ्ट स्कूल ब्लैंक द एज ऑफ 16 एंड वेंट टू वर्क इन अ बैंक। अच्छा, तो ये हो जाएगा डी। तो डॉली लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 16, मतलब 16 साल की उम्र में उसने क्या है, स्कूल छोड़ दी, एंड वेंट टू वर्क इन अ बैंक, मतलब एक बैंक में काम करने चली गई। तो यही उत्तर हो जाएगा इसका 91 का डी, 8 और इन। अगला है विच टॉपिक इज अप्रोप्रिएट फॉर एन एसे ऑन एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे फिर एक एसे का टॉपिक दिया गया है, एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर बोला जा रहा है ना। तो उसके लिए आपको क्या है, एप्रोप्रिएट टॉपिक देना है। तो द यूज ऑफ एआई इन मेडिकल डायग्नोसिस, हाँ ये सही है, एडवांसमेंट क्या है हेल्थ केयर में, है ना। द यूज ऑफ एआई इन मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सही है। अगला देखते हैं इथिकल चैलेंज ऑफ एआई, ये नहीं है। द पोटेंशियल एडवांसमेंट ऑफ इफेक्ट, ये भी नहीं। तो उचित जो टॉपिक लग रहा है ए है। 93 हम देखते हैं, 93 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही went to hospital at as he met with accident, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। he went to hospital as he met with an accident, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है चूज द ऑप्शन दैट एक्यूरेटली कन्वर्ट द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना है, ये काफ़ी इससे प्रश्न आ रहे हैं। देखो, सी टोल्ड मी दैट सी वुड विजिट हर पेरेंट्स ओवर द वीकेंड, ठीक है। तो 94 क्या बोला जा रहा है, सी टोल्ड मी दैट सी वुड विजिट हर पेरेंट्स ओवर द वीकेंड। तो इसको अब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो सी सैड टू मी, उसने मुझे मिला, यहाँ पे टोल्ड मी है ना, ये रहा। तो ये इनडायरेक्ट है, उसे डायरेक्ट में बदलते हैं। सी सैड टू मी, टोल्ड मी का सैड टू मी हो जाता है ना। तो सी सैड टू मी, दैट को हटाएंगे, अब इसमें क्या डाल देंगे, यहाँ पे कॉमा। तो सी सैड टू मी, अब यहाँ पे है ना, आई विल विजिट माई पेरेंट्स ओवर द वीकेंड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 95। चूज 95 का हो जाएगा चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए बोला जा रहा है। दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज इन द सिटी, तो न्यू ब्रिज बना रहे हैं, एक न्यू ब्रिज। तो अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, है ना, आर बिल्डिंग का हो जाएगा इज बीइंग बिल्ट इन द सिटी बाई देम, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, बाई देम। तो ए आंसर इसका सही होगा। अगला हो जाएगा
What is the most appropriate and correct English translation in the following sentence given in Hindi? आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ जनाब? तो what brings you here sir? What brings you here today sir? आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ जनाब? ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 97। इसमें भी क्या करना है, हमें हिंदी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। सी अटेंडेड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उसी को बोला जा रहा है। तो भाव अनुवाद करके देखते हैं। तो उसने दीर्घकालिक विकास पर, है ना, विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब 97 के बाद हो जाएगा 98। 98 क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन ग्लास सो आई हैव टू बाई मिल्क। लिटिल मिल्क का मतलब क्या बोला जा रहा है? जरा सा दूध बचा हुआ है किसमें? ग्लास में, है ना। तो इसमें जरा सा के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। अगर थोड़ा सा होता है ना, एक बिल्कुल थोड़ा सा है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अ लिटिल हो जाता। लेकिन यहाँ पे नया आई हैव टू बाई न्यू मिल्क, न्यू मिल्क लेना है। नया मिल्क क्यों लेगा? क्योंकि एकदम ज़रा सा मिल्क है उसके पास, थोड़ा बहुत ही कम, है ना। इसी कारण उसको नया, है ना, मिल्क पाउच जो भी है वो लेना पड़ जा रहा है। इसीलिए हम इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? बी, देयर इज नो, है ना, देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। अब ग्लास है इसलिए वहाँ पे द ग्लास होगा। देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास सो आई हैव टू बाई मिल्क। ये सही उत्तर है इसका। अगला है 99। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉलोइंग सेंटेंस गिवन। देखिए, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन काफ़ी आए हैं। प्रीपोजिशन से काफ़ी आ रहे हैं, क्लॉज से काफ़ी आ रहे हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदलने के लिए 2-3 प्रश्न आए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 2-3 सवाल आए हैं। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, इससे समझ आ रहा है ना। तो व्हाट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन? हाल तालियों से गूंज उठा, हाल तालियों से गूंज उठा। द हाल इकोड, गूंज उठना, है ना। इकोड, जब गूंज उठता है तो उसको इकोड बोलते हैं ना। तो द हॉल इकोड विद द साउंड ऑफ क्लैपिंग्स। ये सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला है 100। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द पेशेंट डाइड ऑफ होगा। किसी बीमारी, इंटरनल बीमारी से जब मरते हैं तो ऑफ यूज किया जाता है। द पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर। अगर कोई एक्सटर्नल इंजरी होता है, एक्सीडेंट वगैरह, उस केस में हम फ्रॉम यूज करते हैं, है ना। लेकिन ये इंटरनल इसकी बीमारी से मरा है तो इसीलिए यहाँ पे हम ऑफ का उपयोग करेंगे। तो द पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर, ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप लोग को समझ आए कि किस किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। और हम इंग्लिश के जो प्रश्न देख रहे हैं उसमें
जो थोड़ा पढ़ के देखे और दिमाग को क्लिक करे कि ये सही हो सकता है, ये सही सेंटेंस टाइप से लग रहा है ना, प्रीपोजिशन लगा करके देखें और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके देखें, तो उस तरह से जो एकदम सही सही टाइप से जो लगता है पढ़ के देखने पे मन को, है ना, तो उस तरह से देख करके हम सही उत्तर तक भी पहुंच सकते हैं और ऐसे ही पहुंचा जाता है सही उत्तर तक। और इससे यह भी वीडियो से यह भी पता चलेगा कि हमें किस किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।